नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं JK 24/7। आपको बता दें सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है इस वक्त तक की तमाम बड़ी खबरों पर बातचीत करना। और आज दिन भर कौन सी खबरें चर्चाओं में रहने वाली है, सुर्खियों में रहने वाली है, उन पर भी बातचीत करेंगे। आज की पहली खबर रहेगी महाकुंभ में योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक और मीटिंग होने वाली है और इस पर देश की नजरें बनी रहेंगी क्योंकि महाकुंभ चर्चाओं का विषय है, आस्था का केंद्र है, दिव्य भव्य महालौकिक का ये महाकुंभ चल रहा है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर पीएम आज जीत का मंत्र देंगे अपने सभी कार्यकर्ताओं को। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र आज प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। अगली बड़ी खबर जिस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, हरियाणा सरकार इस वक्त फुल एक्शन में नजर आ रही है और इसको लेकर भी विस्तार से आपको जानकारी बताएंगे कि आखिर हरियाणा सरकार का पिछले 100 दिन का कार्यकाल कैसा रहा। अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक हुई है, यानी जो क्वाड्रिलेटरल 4 देशों का एक समूह है, उन 4 देशों की एक बैठक हुई है जिसमें खुद एस जयशंकर यानी भारत के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। तो ये आज की बड़ी खबरें हैं जिन पर बातचीत करेंगे। उसके अलावा और भी तमाम जो खबरें सुर्खियों में हैं उन पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आज महाकुंभ में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और इसमें 54 मंत्रियों के साथ संगम स्नान करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खुद आज स्नान करने वाले हैं। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इसमें डुबकी लगा चुके हैं और आज सुबह संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। संगम स्नान है और इसको लेकर आज जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस विजन के साथ काम कर रहे हैं, जिस आस्था के साथ काम कर रहे हैं, वो उस पर लगातार खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज वहां पर पहुंचेंगे, एक बैठक होगी, उसमें सारे कैबिनेट जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे और उनके साथ साथ आज वहां पर स्नान भी खुद योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अगले दिनों में देश के बड़े राजनेता भी महाकुंभ में पहुंचेंगे, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं और संवैधानिक पद पर इस वक्त जो इस देश का सबसे बड़ा पद है यानी राष्ट्रपति भी आने वाले दिनों में इस महाकुंभ प्रयागराज में आकर शोभा बढ़ाएंगे। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ में पहुंचेंगे, वहां पर स्नान करेंगे और डुबकी लगाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण 144 साल बाद ऐसा कहा जा रहा है आध्यात्मिक तौर पर कि 144 साल बाद ऐसा योग बना है और ऐसा खूबसूरत और ऐसा जो दिव्य जो योग है वो बना हुआ है। इसको लेकर ये और भी खूबसूरत सा जो अंदर से आस्था है वो लेकर आता है। तो फिलहाल पिछले कुछ दिनों में 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई है। आने वाले कुछ दिनों में और भी कई लोग वहां पर जुटने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को जुटाना है, लेकिन जिस अंदाज में अभी लोग वहां पर उमड़ रहे हैं, जिस श्रद्धा और आस्था के साथ लोग देश दुनिया से प्रयागराज में पहुंच रहे हैं, वो बता रहा है कि कितनी आस्था है। ग्राफिक्स आपको समझाएंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर प्रयागराज का ये कितना महत्वपूर्ण आज ये जो बैठक है, ये कितनी महत्वपूर्ण बैठक है महाकुंभ को लेकर और उसके साथ साथ और क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और महाकुंभ में इस वक्त जो देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं उनके आने का सिलसिला किस तरह का नजर आ रहा है। ये तमाम तरह की जानकारियां आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त माहौल पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर भक्तिमय हो चुका है। चारों तरफ से लोगों में भक्ति का माहौल बना हुआ है और जिससे जो आस्था का सैलाब है वो भी ज्यादा लोगों में नजर आ रहा है। तो ग्राफिक्स आपके सामने आएंगे और इन ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ चीजें समझाएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक होगी कि कैबिनेट मीटिंग होगी और इसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। लगभग इसमें 54 मंत्री आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इतना ही नहीं, बैठक के बाद वहां पर स्नान भी होगा, डुबकी भी लगाई जाएगी। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार इस महाकुंभ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में, सकुशल संपन्न कराने में लगी हुई है। देखिए, इन विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग भी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 ये भी इसमें शामिल है, यानी इस प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग 2, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ये भी इसमें शामिल है। इस विभाग पर भी चर्चा हो सकती है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
इस पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। ये अलग अलग प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होगी। गृह विभाग पर भी आज चर्चा होना संभव माना जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, इस पर भी आज इस कैबिनेट बैठक में चर्चा होने जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग और भी कई सारे विभाग हैं जिनके प्रस्ताव पर आज चर्चा संभव है। नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, ये भी एक विभाग इसमें शामिल है जिन पर चर्चा होनी है, जिनके प्रस्तावों पर आज चर्चा प्रस्तावित है। अशोक लेलैंड को भूमि मिलेगी, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिस पर मंजूरी मिल सकती है। 40 लाख छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन, ये बहुत बड़े आज तोहफे दे सकते हैं योगी आदित्यनाथ। मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए रियासत, इसमें मंजूरी हो सकती है। आगरा में नई आवासीय परियोजना, इस पर भी आज मंजूरी मिल सकती है। ये वो प्रस्ताव हैं जिन पर मंजूरी मिल सकती है। बलरामपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अभियोजन निदेशालय, ये इस श्रृंखला में शामिल है। हाथरस, बागपत और कासगंज में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, इसमें शामिल है। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम का बॉन्ड भी जारी होगा। इस प्रस्ताव पर मंजूरी संभव। टाटा टेक्नोलॉजी करेगी 62 आईटीआई का डेवलपमेंट, इस पर भी मंजूरी आज मिलना संभव माना जा रहा है। तो कई ऐसे विषय हैं जिस पर आज ये चर्चा हो सकती है। प्रस्ताव जो है वो इस पर मोहर लग सकती है, ठप्पा लग सकता है। तो देखिए, इन विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होने जा रही है। तो कुंभ के महामेले के बीच ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग, अनुज हनुमत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, कितना महत्वपूर्ण ये बैठक है, मीटिंग है, और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मंजूरी भी मिल सकती है। और आज योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पहुंचेंगे, वहां पर तमाम उनके साथ मंत्री होंगे। जरा पूरा कार्यक्रम समझाइएगा हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले तो जेके न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाकुंभ की महा कवरेज चल रही है और ये जो बैठक होने वाली है, 54 मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। कैबिनेट के साथ साथ जितने भी मंत्री हैं योगी सरकार के, उन्हें इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। ये बैठक तकरीबन 12 बजे अरैल घाट में होगी। अरैल घाट में एक जो अस्थायी जो एक सभागार बनाया गया है, वहां पर ये बैठक होनी है। ये बैठक का जो स्थान है वो इसलिए बदला गया क्योंकि पहले जो मेला प्राधिकरण था वो परेड ग्राउंड में पड़ता है और वहां पे भीड़ बहुत रहती है, इसलिए लोगों को समस्याएं ना हो, इसलिए स्थान बदला गया। अब अगर इस कैबिनेट बैठक या मंत्रिमंडल बैठक की बात करें तो ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 बड़े विभागों या 10 बड़ी योजनाओं से संबंधित जो बड़े फैसले वो होने हैं। उसमें जो सबसे बड़ा फैसला है, कह सकते हैं कि यहाँ पे शीतल 7 जिलों को मिलाकर के एक सर्किट बनाया जा रहा है जो धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा। उसमें अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज और पूर्वांचल के कई जिले हैं और विंध्याचल, इस तरीके के जिलों को मिलाकर के एक सर्किट बनाया जाना है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और कई जो औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो फैसले हैं वो लिए जाने हैं। सुरक्षा संबंधी भी फैसले यहाँ पे लिए जाएंगे। कई महागिफ्ट सरकार दे सकती है पूरे प्रयागराज महाकुंभ में, जो ये महाकुंभ चल रहा है, आम जनता को। और केंद्र से संबंधित जो योजनाएं जिन्हें क्रियान्वित करना है उससे संबंधित भी फैसलों पर मोहर लग सकती है। फिलहाल मैं जो कुछ जानकारी बता रहा हूँ आपको, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले से संबंधित है वो बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जो कि प्रयागराज का एयरपोर्ट है, और वहां से हेलीकॉप्टर से अरैल स्थित जो त्रिवेणी संकुल सभागार बनाया गया है स्थायी रूप से, वहां पर वो आएंगे और 12 बजे से 1 बजे तक बैठक होगी पूरे मंत्रिमंडल की। पहले कैबिनेट बैठक हो सकती है, इसके बाद मंत्रिमंडल यानी कि सारे मंत्री शामिल रहेंगे। 54 मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है और इसके बाद 1 बजे के बाद 1:30 बजे के लगभग, कम से कम 1 से 1:30 के लगभग मीडिया ब्रीफिंग रखी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया को ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि कैबिनेट में क्या फैसले लिए गए, क्या महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हुई हैं। और इसके बाद लगभग 3 बजे का जो कार्यक्रम है, 3 से 3:30 वो लखनऊ वापस चले जाएंगे। इस बीच जो 1 घंटे का समय बच रहा है शीतल, ठीक है, लेकिन अनुज एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, सीएम योगी आदित्यनाथ स्नान करेंगे और त्रिवेणी जो अरैल घाट में जो पूरा स्थान है, यहाँ से मोटर बोट के माध्यम से संगम ले जाया जाएगा सभी मंत्रियों को। और ये पहला मौका नहीं है, ये 10वें दिन
महाकुंभ में 10वें दिन जो ये पूरा आयोजन हो रहा है, 9 करोड़ से अधिक शीतल जो श्रद्धालु है वो स्नान कर चुके हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, वो भी बाहर। ये बेहद महत्वपूर्ण कुछ फैसले हैं जिन्हें यहाँ पर किया जाना है। ये कैबिनेट की बैठक के साथ साथ मंत्रिमंडल की बैठक भी है और ये बेहद महत्वपूर्ण है जिस फैसले को लेकर के लगातार यहाँ पे इस पूरे आयोजन को किया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जेके न्यूज के दर्शकों को बता दें कि यह चौथी कैबिनेट बैठक है जो लखनऊ से बाहर हो रही है। ऐसी बैठक बनारस में हो चुकी है, अयोध्या में हो चुकी है और इसके बाद प्रयागराज में भी 2019 का जो कुंभ था वहां पर हुई थी और ये चौथी बैठक यहाँ पे शीतल होने वाली है। अनुज, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जिस विजन के साथ मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ को सोचा था, आप कई दिनों से लगातार जब शुरुआत हुई थी महाकुंभ की तब से आप कवर कर रहे हैं, क्या उस विजन पर काम हो रहा है? सारी चीजें उस विजन पर चल रही हैं सफलतापूर्वक? अभी तक सारी चीजें हुई हैं और आने वाले समय में होने की उम्मीदें हैं? जो विजन है सरकार का वो धार्मिक दृष्टि से जो वैश्विक आयोजन है, जो कि सबसे बड़ा आयोजन है पूरे विश्व का। अब तक जब इतने महज कम दिन हुए हैं और 9 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया है, तो सरकार का जो आंकड़ा है 40 से 45 करोड़ का, उस आंकड़े से सरकार तक पहुंच रही है। ऐसे में जो यहाँ पर जो एक तरीके से सिद्धांत कहा जाए, सरकार जो जा रही थी वो धार्मिक दृष्टि से लोगों को एकजुट करके और ये संदेश देना है कि सनातन धर्म जो भारत जिसका प्रतिनिधित्व करता है वो यहाँ पे उसका जो कुंभ है वो सफलतापूर्वक चल रहा है। और महाकुंभ की एक और खासियत है यहाँ पे शीतल की, जो 13 अखाड़े हैं वो धार्मिक दृष्टि से तरह तरह के आयोजन करते हैं, तरह तरह के श्रद्धालुओं को लेकर के यहाँ पे और भी चीजें की जाती है जो बेहद महत्वपूर्ण है धार्मिक दृष्टि से। यहाँ पे संत सम्मेलन भी होता है धार्मिक दृष्टि से, बड़े पैमाने पर यहाँ पे कई फैसले लिए जाते हैं संतों द्वारा और कई जो सन्यासी है वो दीक्षा लेते हैं हजारों लाखों की संख्या में। तो ऐसे जो तमाम कार्य हैं उससे एक कहा जा सकता है कि जो लगातार जो वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक जो हिंदू धर्म का है, उसे जो सरकार साधने का प्रयास लगातार इनडायरेक्टली कर रही है, वो इस आयोजन को सफल बनाने की दृष्टि से चल रहा है। तो फिलहाल ये आयोजन अपने नए आयामों को छू रहा है क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है जिससे सरकार के ऊपर सवाल उठाया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज, हमारे साथ जानकारी शेयर करने के लिए। कह सकते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार बने रहिए। फिलहाल बड़ी खबर, यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने संगम में डुबकी लगाई है। एक और बड़ी खबर, यूपी डीजीपी ने खुद मोटर बोट भी चलाई है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी पहुंचे और सीएम और मंत्रियों के स्नान से पहले घाटों पर सुरक्षा विधि की और खुद डीजीपी वहां पर पहुंचे, उन्होंने डुबकी लगाई। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगा दी है और ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अडानी समेत कई दिग्गजों ने डुबकी वहां पर लगाई है और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई है क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आने से पहले ये डीजीपी ने वहां पर डुबकी लगाई और साथ साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा उन्होंने लिया और कहा जा रहा है कि खुद उन्होंने आज मोटर वहां पर जो है वो भी उन्होंने चलाया है। बड़ी खबर, महाकुंभ में लगातार आस्था के विषय पर या फिर आस्था को बरकरार रखने के लिए बड़े बड़े लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज सीएम भी वहां पर पहुंचेंगे। नहीं, आज मैं यहाँ प्रयागराज की भूमि में आया हूँ। एक बहुत अद्भुत अनुभव हुआ है। मैंने भी ऐसा सोचा नहीं था। जो यहाँ आके जो अनुभव मिला है वो आम और नहीं है। एक मिनट नहीं, आप एक देखो तो यहाँ की जो व्यवस्था और भव्यता जो बनाई हुई है, तो मैं सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी, ये अपने सब भारतवासियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और उत्तर प्रदेश का प्रशासन एंड खास करके पुलिस कर्मचारी, सफाईगण, जिस तरह से इतने करोड़ों की तादाद के अंदर लोग यहाँ आते हैं और जिस तरह से व्यवस्था रखी हुई है, ये मेरे हिसाब से
मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉरपोरेट हाउस के लिए भी एक रियली संशोधन का विषय है। प्रयागराज में आए हैं, यहाँ से क्या कुछ लेकर के जाएंगे? लोग यहाँ से गंगा जल लेकर के जाते हैं त्रिवेणी संगम। ऐसा है कि माँ गंगा का आशीर्वाद लेना उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर, एक महाकुंभ तो हो गया, बताया जा रहा है कि जीत की शादी है, तो क्या उसमें भी देश दुनिया से लोगों का एक महाकुंभ आएगा? क्या क्या तैयारियां हैं? नहीं, देखो ऐसा है, जीत की शादी 7 फरवरी को है। देखो मेरा उछेर और एक्चुअली हमारी कार्यशैली जो है एक कॉमन पर्सन की तरह है, सामान्य वर्ग की तरह है। और जीत की शादी में यहाँ जीत भी आया था तो वो माँ गंगा का आशीर्वाद लेने ही आया था। और जीत की जो शादी है बहुत ट्रेडिशनल की तरह से, बहुत सिंपल और ट्रेडिशनल वे पे होने वाली है। क्या सेलिब्रिटीज और अधिकारी भी आएंगे वहाँ से? क्या वो सेलिब्रिटीज का महाकुंभ होने वाला है, ऐसा समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं होगा, ये बहुत ट्रेडिशनल वे पे फैमिली के अंदर ही होने वाली है शादी। सर, एक सवाल और है, आप उत्तर प्रदेश काफी बार आए हैं, आपका काफी बिजनेस इंटरेस्ट भी है यहाँ पे, एक बार फिर आप यहाँ पे। अनुज हमारे साथ दोबारा से जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं। अनुज, देखिए बड़े बड़े लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, और चाहे वो व्यापारी हों, उद्योगपति हों, नेता हों या बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हों, वो भी आ रहे हैं और वहां पर डुबकी लगा रहे हैं। लगातार लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। गौतम अडानी देश के ही नहीं विश्व के बड़े उद्योगपतियों में से एक है, और उनका पूरी सादगी के साथ अपने परिवार के साथ वो आए और पूरी सादगी के साथ उन्होंने गंगा स्नान किया। इसके साथ साथ जो लेटे हनुमान जी थे वहां पे उन्होंने पूजा अर्चन किया। और इसके साथ महत्वपूर्ण दृश्य एक और आया कि जो छोटे ब्राह्मण बटुक है उनके साथ एक तस्वीर आई जो बताती है कि जो भारतीय संस्कृति है, फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े आदमी हैं, आपको आकर के जो धार्मिक आयोजन है महाकुंभ वहां पर आपको आना पड़ेगा और पूरी सरलता के साथ। और ये भी बताना बेहद जरूरी है कि अडानी ग्रुप द्वारा बड़ी संख्या में लंगर लगाया गया है, जो निःशुल्क भोजन जो कि कराया जा रहा है। तो अडानी ग्रुप काफी महत्वपूर्ण ढंग से यहाँ पे है। उसके साथ साथ जो कुमार विश्वास है जिनका कार्यक्रम भी चल रहा है वो यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने स्नान किया है। और रामनाथ कोविंद कई दिनों से हैं, और सबसे अधिक अगर डुबकी लगाने का रिकॉर्ड किसी मंत्री के पास है तो शीतल इस समय गोपाल नंदी हैं, जो हर प्रोटोकॉल में हर बड़े कह सकते हैं कि व्यक्ति के साथ आते हैं और स्नान एक बार जरूर करते हैं। तो इस तरह के दृश्य हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, चाहे पड़ोसी मुल्क के जो विदेशी प्रतिनिधि आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और आगे भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बिल्कुल 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 अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ दोबारा से जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। अनुज हमारे साथ लगातार प्रयागराज से बने हुए हैं और हर वहां से अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, अब एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली सियासत में इस वक्त लगातार उबाल देखने को मिल रहा है और इस उबाल के बीच सभी जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी भी जुट चुके हैं और अगले दिनों में कई रैलियां भी होनी है। आज पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र बताएंगे। दोपहर 1 बजे पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से वो संवाद करेंगे। नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी जीत का मंत्र आज देने वाले हैं। तमाम जितने भी बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, उनसे प्रधानमंत्री मोदी आज संबोधन करेंगे। नमो ऐप के जरिए ये सारे जो कार्यकर्ता हैं ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे, संवाद करेंगे और उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी देने वाले हैं। लगभग दोपहर 1 बजे पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद करना है। नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी जीत का मंत्र आज देने वाले हैं। तो जीत का मंत्र क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साझा की जाएगी। उन्हें बताएंगे कि कैसे बूथ स्तर पर मजबूत होना है।
ताबिश कमाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ताबिश, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, ग्रास रूट लेवल पर बीजेपी का कोई ना कोई कार्यकर्ता होता है और वो रणनीति कई हद तक काम भी आती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही पिछले कई सालों से बीजेपी सत्ता से दूर हो, लेकिन इस बार क्या बीजेपी अपनी मजबूती पेश कर रही है, अपना दावा पेश कर रही है? अरविंद केजरीवाल के सामने जो एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हुई है, क्या उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? देखिए शीतल, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लगातार दिल्ली में हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है और इसकी कमान अगर देखें तो पार्टी के राष्ट्रीय जो लीडर्स हैं उन्होंने खुद उठाई हुई है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं लगातार एक के बाद एक चुनावी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। अगर अब आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तीसरी बार होगा दिल्ली के अंदर जब इस तरह से कोई संदेश देते हुए नजर आएंगे। हालांकि पहले अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री एक रैली कर चुके हैं, उसके बाद एक संवाद हुआ था युवाओं के साथ और आज एक फिर कार्यक्रम, तो एक के बाद एक जो बूस्ट अप करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, वो यही वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लगता है कि केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। वहीं पर अगर देखा जाए तो चूंकि कांग्रेस की मजबूती के साथ पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन उस वक्त जो कांग्रेस में एकदम से जान आई है क्योंकि राहुल गांधी ने पूरे जो चुनाव है उसकी कमान संभाली है और प्रियंका गांधी ने कहा है कि एक नैरेटिव सेट करने की जरूरत है जनता के बीच में। तो राहुल और प्रियंका चूंकि खुद अब मैदान में आ गए हैं तो बीजेपी की जो उम्मीद है थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उम्मीद है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट डिवाइड होता है तो इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी इस बार सत्ता में आने की जो कोशिश कर रही है उसका फायदा उनको मिल सकता है। देखिए 28 साल का वनवास लगातार बीजेपी झेल रही है। 15 साल दिल्ली के अंदर कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार रही, उसके बाद से 12 साल से लगातार अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की इस वक्त सीएम आतिशी इस वक्त है। तो ऐसे में ये बात बीजेपी खूब अच्छे से जानती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल को जनता देख चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी देख चुकी है, इसलिए इसका फायदा हमें मिल सकता है। हालांकि एक के बाद एक चुनावी रैलियों का दौर अब शुरू हो चुका है। कल दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे, लगभग 14 रैलियां दिल्ली के अंदर वो करने वाले हैं। दिल्ली के उन इलाकों में खास तौर से वो फोकस रखेंगे जहां पर बड़ी तादाद में हिंदू बहुल विधानसभा है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टी को मिलेगा। क्योंकि पिछली बार का अगर योगी आदित्यनाथ का आप स्ट्राइक रेट देखते हैं तो जहां पर योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ताबिश, लेकिन कुछ नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर सेट करने की कोशिश की गई है, चाहे वो पूर्वांचलियों का मुद्दा हो या बांग्लादेश की घुसपैठ का मुद्दा हो। क्या ये कुछ नैरेटिव काम आ पाएंगे दिल्ली के अंदर, या फिर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता का नब्ज टटोला है उसको लेकर आम आदमी पार्टी मजबूत नजर आ रही है, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो या इस तरह की फ्रीबीज के मामले हो? देखिए बिल्कुल सही कहा है आपने शीतल, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। सबसे बड़ा जो नैरेटिव है वो पूर्वांचल को लेकर है, पूर्वांचल मतदाताओं को लेकर के पार्टी का जो नैरेटिव है पूर्वांचल पर सीधा सीधा फोकस इस पार्टी का है। दूसरा, झुग्गी झोपड़ी बस्ती अभियान चलाया जा रहा है पिछले कई साल से दिल्ली के अंदर। जो बीजेपी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री है विष्णु मित्तल, उसको इसका इंचार्ज बनाया गया है। वो लगातार झुग्गियों में बड़े बड़े नेताओं का प्रवास करा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि झुग्गियों से वोट बैंक को तब्दील किया जा सके, इस बात भारतीय जनता पार्टी के लिए। तीसरा, बांग्लादेश और रोहिंग्याओं को लेकर के लगातार पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया है, दिल्ली की जनता के दिमाग में बात डालने की कोशिश की है कि दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से दिल्ली का भौगोलिक और जो क्षेत्रीय समीकरण है वो पूरी तरह से खराब हुआ है, जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है। तो ये कई सारे नैरेटिव हैं जिनको सेट किया गया है। अब इनका कितना फायदा मिलेगा ये तो वक्त बताएगा शीतल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश, आप नजर बनाए रखेगा। ताबिश कमाल दिल्ली से आवारसत बने हुए थे सियासत को लेकर, क्योंकि सियासत इस वक्त दिल्ली की काफी गर्म हो चुकी है और बयानबाजी भी तेज है। एक और बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की अहम बैठक आज होनी है। एक और बड़ी जानकारी है, मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में ये बैठक होनी है। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास जो है वहां पर बैठक होगी और कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में कई अहम मुद्दे रखे जा सकते हैं। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की ये अहम बैठक आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता खुद करेंगे और चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में ये बैठक होने वाली है। इस बीच एक और बड़ी खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा कैबिनेट की कल अहम बैठक होनी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये कल कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण
बैठक होगी और कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा के सशक्तिकरण के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए ये बैठकें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। और कल ये कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। उन्हीं की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी और जितने भी मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों को लेकर बातचीत इस कैबिनेट की मीटिंग में कर सकते हैं। चलिए फिलहाल वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।